मुझे तो डांटा उन्होंने थोड़ा सा सच बताऊं तो ये पता नहीं वो सबको डांटते थे कि नहीं, लेकिन मुझे तो डांटा, अच्छी डांट थी। पहली बार मैं बैंगलोर गया 1986 में। उनके घर का जो पता था, क्योंकि मैंने कहा अच्छा बैंगलोर जा रहे हैं यार, शेट्टी वीडियो तो वहाँ रहते हैं, मुझे मिल के आना है। तो इट वॉज एड्रेस वॉज 7 रेस कोर्स रोड, कुमारप्पा आई थी। वो लोग अकेले लड़ रहे थे, तो वो रियल हीरो थे जर्नलिज्म के, भारत की पत्रकारिता के। उन लोगों को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। जैसे बताया कि 1981 में मेरी पहली बार जो है वीटी राजशेखर शेट्टी था, जब मैं मार्क्सिज्म और अम्बेडकर के बीच में झूल रहा था, उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की तो पहली बार मैं बैंगलोर गया 1986 में। मैं सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया प्रिया में काम करता था, वही मेरी पहली जॉब थी। 8 महीने की जॉब थी, कोई इट्स नॉट ए ग्रेट but it has a great learning, how the civil society behaves and act, great learning. तो मैं गया तो मुझे याद था कि उनके घर का जो पता था, क्योंकि मैंने कहा अच्छा बैंगलोर जा रहे हैं यार, शेट्टी वीडियो तो वहाँ रहते हैं, मुझे मिल के आना है। तो इट वॉज एड्रेस वॉज 7 रेस कोर्स रोड, कुमारप्पा आई थिंक दैट वॉज। तो मैं गया उनसे मिलने और उन्होंने कहा यार अच्छा तुम, मैंने कहा मैं यहाँ, मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। तो दैट वाज द ग्रेट परिचय। फिर अभी जब एक लंबे समय बाद अभी पीछे सलील जी ने दलित वॉइस को लेकर कार्यक्रम किया, आई वाज हैप्पी दैट ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वी सैट टुगेदर, वी हैड दैट दो ही हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज मेमोरीज एंड बट ही वाज वेरी हेल्दी एट दैट टाइम। तो बड़ा अच्छा लगा मिलकर। और जो दलित वॉइस उन्होंने बनाया और बहुत सारे उसके रंग थे उसमें, जो है जो दलित की जो परिभाषा जो बहुत सारे ब्राह्मणिकल बुद्धिजीवी लेते हैं, एंड आई एम टेलिंग दैट द यूनिवर्सिटीज ब्राह्मणिकल सिस्टम कंसीडर दलित मीन शेड्यूल्ड कास्ट। दैट वाज नेवर वाज द, ये डेफिनेशन कभी भी दलित आंदोलन की थी नहीं। दलित आंदोलन की जो डेफिनेशन थी वो थी दलित, आदिवासी, बैकवर्ड, वर्किंग पीपल, और उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है पांतावणे साहब थे वो भी, तो उन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये जो असर्शन हमारे में आया, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग, 1981 में 21 साल उम्र थी, तो वो हमारे थॉट प्रोसेस के फॉर्मेशन के लिए थे। तो उसमें जितना पढ़ा, उनकी सारी किताबें जो निकलती थी वो सब किताबें पढ़ी, ब्राह्मणिज्म करके उनकी किताबें, फैसिज्म पे किताबें उनकी, हिंदू सिस्टम पर उनकी किताबें, कास्ट क्लास पे किताबें उनकी, और उनके जो रेगुलर कॉलम, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि दलित वॉइस में बहुत सारे लोग अपने आर्टिकल भी लिखते थे। वीटीआर की प्राइमरीली तो वीटीआर की वॉइस ज्यादा होती थी उसमें, लेकिन बाकी दूसरे लोगों को भी आर्टिकल होते थे। हम जब वीटीआर काम कर रहे थे, वो कह सकते हैं कि एकदम बड़े तूफान के खिलाफ लड़ने वाले अकेले आदमी थे, जो न केवल आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे थे बल्कि वो इंस्टीट्यूशनल लड़ाई भी लड़ रहे थे। कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा था जो उनके खिलाफ नहीं था, हमें ये समझना है। वीटीआर विल बी द हाई इनफ टू चैलेंज द ब्राह्मणिकल सिस्टम। थैंक यू मेहता। मैं अब दलित दस्तक के जो संपादक हैं और फाउंडर हैं अशोक दास को बुलाना चाहता हूँ। अशोक दास। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग वीटी राजशेखर के यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि दी। क्योंकि हम नाम जब सुनते हैं वीटी राजशेखर, एल.आर. बाली, तो ऐसे लोग लगातार काम करते हैं, जिंदगी भर काम करते हैं, अकेले लोहा लेते हैं, लेकिन जब उनका आखिरी वक्त होता है तो शायद वो दिल्ली के ऐसे रोड पे नहीं पहुंच पाते।
तो उनको ला के यहाँ पे याद करना एक उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। हम वीटी राजशेखर जी की बात करते हैं तो मैं देख रहा था कि वो मैगजीन शायद अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करेंगे आप लोग, 2011 में बंद हो चुकी है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है जो बहुजन मीडिया के सामने, जो मार्जिनलाइज्ड मीडिया की बात करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनके सामने, कि मैं एलआर वाली से मिला, मैं उनसे मिल पाया, मैं जलंधर गया, मैंने 3 घंटे का उनका इंटरव्यू किया, पूरी उनकी लाइफ जर्नी, यूट्यूब चैनल भी है अपना, उस पर मैंने अपलोड किया, लाखों लोगों ने देखा उसको। तो एक जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलती है, लेकिन एक कसक भी देखने को मिलती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कब बनेगा। इंडिविजुअली एक व्यक्ति काम तो करता है, वीटी राजशेखर जी को लगा कि हमारा जनरलाइज की आवाज नहीं है, उन्होंने इंडेक्स छोड़ा, दलित वर्ग शुरू किया। वीटी राजशेखर जी ने जो पेलर पाले जी उन्होंने भीम पत्रिका शुरू की। लेकिन होता क्या है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है, एक आदमी शुरू करता है काम और सालों तक देता है, तो लोग अकेले लड़ रहे थे, तो वो रियल हीरो थे जर्नलिज्म के, भारत की पत्रकारिता के। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है कि संस्थान नहीं बन पाया। वीटी राजशेखर जी ने काम शुरू किया, उनके साथ खत्म हो गया, एलआर बाली जी ने काम शुरू किया, उनके साथ खत्म हो गया। ये काम कब एक संस्था का रूप लेगी, हम लोग भी दलित दस्तक चला रहे हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बेचैनी ये है कि ये जो काम है ये हमारे साथ खत्म ना हो। क्योंकि कोई मैगजीन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करता है तो वो अकेला आदमी नहीं कर रहा होता, सैकड़ों लोग उसको हेल्प करते हैं, अलग अलग वक्त पे फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, लोग 10-20 मैगजीन्स मंगाते हैं, खबरें शेयर करते हैं। मतलब एक आदमी अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का आदमी इस नाम के साथ, दलित दस्तक, दलित वॉइस, भीम पत्रिका, तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच काम कर रहा होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चुनौती है। आज की जो पीढ़ी है, आज के जो तमाम आप लोग सीनियर लोग बैठे हैं, इस बारे में निश्चित तौर पे हमें सोचना होगा। जन संगठन के काम में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग के काम में, तो मैं राजशेखर जी से दिल्ली में मिला क्योंकि मैंने दलित वॉइस देखा था और मैं मिल रहा था ऐसे लोगों से जिनसे मैं प्रभावित था उस रूप में कि कहीं ना कहीं काम आगे जो करना है वो कैसे करना है। मुझे उस समय ये जरूर ध्यान नहीं था किस कम्युनिटी के हैं राजशेखर जी, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए कि हम चाहे किसी भी कम्युनिटी के हैं, हमारी आवाज सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए उठे, नॉट जस्ट मार्जिनलाइज्ड बट इन अ स्ट्रॉन्ग वे, not to present a marginalized community as marginalized, but to present a marginalized community as a very strong voice of an alternative, if we want an alternative voice. मुझे तो डांटा उन्होंने थोड़ा सा सच बताऊं तो ये पता नहीं वो सबको डांटते थे कि नहीं, लेकिन मुझे तो डांटा, अच्छी डांट थी। और उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा गांव में कहीं ना कहीं, तो उन्होंने कहा ये मुद्दे आप उठाओगे कि नहीं मुझे नहीं लगता है। तो मैंने कहा पता नहीं करेंगे कि नहीं, तो उन्होंने पूरे भारत समाज को डांटा, उन्होंने बहुत सारे आज जो हम कहेंगे पूरे ब्राह्मणिकल मीडिया को डांटा, उन्होंने स्ट्रक्चर को डांटा। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा एक तरीके से लगा, खुद पर डांट इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अच्छा लगा कि एक चैलेंज जैसे था, वो ऐसा नहीं कि मुझे डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि जाओगे तो ये समझो कि ये कास्ट इज द मोस्ट फंडामेंटल इशू that exists, even as, because I was certainly influenced, I think, more by class. So that is a very important voice that laid class upon caste. It was a meeting maybe half an hour, 40 minutes. It definitely left an impression on me that left lots of questions and continue to leave lots of questions. मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी आवाजें मेरे ख्याल में अब तो बहुत ज्यादा है, जहाँ हर जगह कोई जाएगा मेरे जैसे काम में इस समय, तो it is unavoidable, but at that time there certainly wasn't that kind of voice as prevalent, and Dalit voice really did put a very strong
both with theory and with practice and with courage and with conviction, strength, a voice that challenged you to go out and do something if you were out to do it. So I think I'd like to say that that's later on, once with Salil, I met a lot of other very mainstream netas in Karnataka. I won't mention the occasion and the people, but the deep impression in Karnataka that he had left on those mainstream netas because of the kinds of issues he had consistently raised, and this was just 2 years ago, consistently raised across many decades and across many parts of the country. I think that's an indication again. मेरे ख्याल में हम कुछ लोग संगठनों के साथ काम करते हैं और हमारा मानना है कि उससे एक बहुत बड़ी आवाज जाती है। एक व्यक्ति एक पब्लिकेशन निकाल के और डिस्कशन और डायलॉग और डिबेट करा के कितना कुछ कर सकते हैं, that is also a very big learning for us to have. So big tribute to what he has done, and there's a small part of what he's done in me. अभी निखिल भाई ने कहा वो मिले हैं उनसे, लेकिन मैं कभी मिला नहीं। लेकिन दलित वॉइस मैगजीन जिस समय निकलनी शुरू हुई थी उस समय वो स्टूडेंट थे और कानपुर में मैं रहता था। कानपुर में तमाम अम्बेडकराइट आंदोलन के लोग उसकी चर्चा करते थे। यही बात है जो राइट जो सच्चा चीज होता है। केवल बीटी राजशेखर साहब केवल दलित पिछड़ा ये नहीं, आरएसएस दर्शन के खिलाफ था, ये उल्लेख होना चाहिए। इज द वेरी रिनाउंड फाइटर अगेंस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी। तो बीटी राजशेखर केवल ये नहीं है जो सोशल जस्टिस जैसे एससी एसटी का जो एम्पावरमेंट ये नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल एक लड़ाकू आदमी थे। आइडियोलॉजी जो आरएसएस आइडियोलॉजी जो अपर हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इसके खिलाफ लड़े। आज इसको इसी से हम लोग को याद करना चाहिए। Doing some of the things which was mentioned by Ashok Bharti, which is to digitize all the back copies of Dalit Voice and all the books, all in the process of being digitized. But that is just the first step. The question really is how do we send the messages and the ideas which were in Dalit Voice and what BTR stood for, how do we get that message out to younger Dalit Bahujan